चौहान राजवंश का आरंभ और उदय अजनबी नहीं था। यह उत्तर पश्चिम भारत की रणभूमियों और पठारों से उठता हुआ एक संगठित क्षत्रिय शक्ति बनकर सामने आया। प्रारंभ में इस वंश की जड़ें पुरातन राजपूत परिचय में मिलती हैं, पर ऐतिहासिक दस्तावेजों और स्थानीय परंपराओं ने इन्हें समय के साथ स्पष्ट करते हुए बताया कि चौहान कुल ने विंध्य और अरावली के किनारों पर अपने किले, गांव और कबीलाई गठबंधनों से शुरुआत की। उनका उदय तब और तीव्र हुआ जब उत्तर भारत में राजनीतिक सत्ता का वैकल्पिक केंद्रीकरण टूटने लगा और स्थानिक शक्ति केंद्रों को मौका मिला। तब चौहान परंपरा ने अपने अग्रजों की वीरता, कौशल और संगठित प्रशासन से धीरे धीरे क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित किया। प्रारंभिक पीढ़ियों ने छोटी छोटी किलाबंदी और ग्रामीण नियंत्रण के माध्यम से अपनी सत्ता का विस्तार किया। व्यापार मार्गों के निकट किले बसाकर और कृषि उत्पादन को संगठित कर वे समृद्ध हुए। समय के साथ चौहान राजाओं ने अपनी राजधानियां, कुल परिचय तथा वैवाहिक नीतियों के माध्यम से अतिक्रमण और गठजोड़ दोनों से विस्तार किया। कालक्रम में उनकी शक्ति चरम पर तब पहुंचती दिखती है जब उन्होंने राजस्थान और उससे सटे मैदानों में स्पष्ट रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस समय रोल सम्राट, महाराज और श्रेष्ठ किशोरों के कई नाम इतिहास की परतों में उभरते हैं। प्रारंभिक चौहान राजाओं के कार्य मुख्यतः किलेबद्ध शासन, सीमा रक्षा, ग्राम अधिकार और स्थानीय न्याय व्यवस्था पर केंद्रित थे, पर जिस क्षण उन्होंने व्यापार मार्गों पर नियंत्रण साधा, उनकी आर्थिक और सैन्य शक्ति में तेज वृद्धि हुई। व्यापारिक संबंधों का विस्तार समुद्री और स्थल मार्गों दोनों के प्रति संवेदनशील रहा। अरब सागर के किनारे से होकर गुजरने वाले माल और राजस्थान, मध्य प्रदेश के व्यापारियों के साथ जुड़कर चौहानों ने अपने आर्थिक आधार को मजबूत किया। सांस्कृतिक संबंधों ने भी साथ निभाया। चौहान राज्य के भीतर संस्कृत पंडित, धार्मिक संप्रदायों के पुरोहित और स्थानीय कारीगरों का संरक्षण हुआ। साहित्यिक उपलब्धियां भी हुई। राजकुल के सुपुत्र तथा दरबारी कवि शौर्य काव्यों, धर्मग्रंथों और स्थानीय इतिहास गाथाओं को संरक्षित करने लगे। शिलालेखों और लोककथाओं में उनके नाम सुरक्षित होने लगे। मुद्राओं की बात करें तो चौहान शासकों ने प्रामाणिक स्थानीय सिक्कों का प्रचलन किया, जिन पर राजा के नाम, सम्राट की उपाधियां और कभी कभी देवी देवताओं के प्रतीक अंकित मिलते हैं। इन मुद्राओं ने स्थानीय व्यापार को सुदृढ़ किया और राजकीय कर व्यवस्था को सुचारू किया। विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों की दृष्टि में चौहान क्षेत्र ने अपनी छाप छोड़ी। मध्यकालीन अवधि में जो यात्री या परदेशी यात्री यहाँ पहुँचे, उन्होंने अपने यात्रा वृतांतों और ऐतिहासिक वर्णनों में चौहान राज्यों के संगठन, नगर गठन और सामाजिक रीति रिवाजों का उल्लेख किया। चौहानों का सैन्य इतिहास संघर्षों और विजय प्राप्तियों से भरा रहा। पड़ोसी रत्नों, दस्यु समूहों और कभी कभी बड़े साम्राज्यों से युद्ध करते हुए उन्होंने अपनी सीमाएं और प्रतिष्ठा बनाए रखी। अनेक युद्धों में उन्हीं की दलदली रणनीति, घुड़सवार सेना और दुर्ग रक्षा प्रमुख रही। कई बार उन्होंने पड़ोसी राजाओं को हराया, कई बार उनसे समझौते किए। राजसी उपाधियों में रावल, राजा, महाराज, उदयशील जैसी परंपराएं थी जो वंश के वैभव को निरूपित करती थी। सामूहिक रूप से चौहान वंश ने स्थानीय कला, स्थापत्य और प्रशासन में योगदान दिया। मंदिर निर्माण, किला स्थापन, जल सिंचाई के प्रयास और ग्राम आधारित कर व्यवस्था जैसी संस्थाएं उनके समय की देन रही। पर हर शक्ति की तरह चौहान वंश का भी पतन अवश्यंभावी था। आंतरिक कलह, बाहरी आक्रमण और बदलते राजनीतिक समीकरणों ने उनकी सत्ता को क्षीण किया। ये पतन किसी एक दिन का नहीं था, बल्कि अनेक चरणों और टकरावों का परिणाम था, जिसमें कभी कभी दिग्गज सामरिक आक्रमणकारी तो कभी बड़े साम्राज्यों के दबाव ने निर्णायक भूमिका निभाए। पूरे काल में चौहानों के राजाओं ने न केवल रक्तरंजित रणों में हिस्सा लिया, बल्कि कला समर्थन, धर्म रक्षण और सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाओं को लगातार पोषित किया। इसलिए इतिहास उन्हें केवल युद्ध करने वाले नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना के संवाहक के रूप में भी देखता है। अब वंश के प्रमुख शासकों और उनके कार्यों के क्रमबद्ध वर्णन की ओर बढ़ते हुए सबसे प्राचीन काल से लेकर उनकी ऊंचाइयों और पतन तक कहानी आगे बढ़ती है। प्रारंभिक पीढ़ियां, जिनके नाम स्थानीय लोक कथाओं व कुछ शिलालेखों में मिलते हैं, वे अक्सर छोटे छोटे स्वायत्त क्षेत्रों के शासक थे। उनके कार्यकलाप सामान्यतया स्थानीय सुरक्षा, सिंचाई विधि के सुधार और राजस्व संग्रह पर केंद्रित थे। जैसे जैसे काल बढ़ा, कुछ महाराजाओं ने बड़े किलों का निर्माण कराया। ये किले केवल सैन्य ठिकाने नहीं थे, बल्कि वे प्रशासनिक केंद्र, आर्थिक संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र भी बने। चौहानों ने राजपूत नीतियों के अनुरूप वैवाहिक संबंधों का प्रयोग भी किया। पड़ोसी राजपरिवारों के साथ वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से वे राजनीतिक मजबूतियां बढ़ाते रहे।
चौहान राजाओं के कालक्रम में कुछ नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनकी वीरता, प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक संरक्षण के कारण इतिहास में उनके गुणगान हुआ। कई बार ये राजा क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के साथ मिलकर बड़े सामरिक गठबंधनों का निर्माण करते दिखते हैं, तो कई बार अकेले ही युद्धों को अंजाम देते थे। व्यापारिक संबंधों में चौहानों ने ऊन, धातु, मसाले और हस्तशिल्प सामग्री के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। उन्होंने बाजारों और मेलों को संरचित कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाया। सांस्कृतिक रूप से उनकी रियासतों में मंदिरों का निर्माण, संगीत और नृत्य के स्थानीय रूपों की पालना और क्षेत्रीय भाषाओं में ग्रंथों का सृजन और संरक्षण देखा गया। साहित्यिक उपलब्धियों ने स्थानीय बोलियों और संस्कृत दोनों को लाभ पहुंचाया। दरबारों में कवियों का विरजन और भजन गीतों की रचना से संस्कृति समृद्ध हुई। मुद्राओं में भी विविधता थी। कुछ चौहान राजाओं ने सोने चांदी के सिक्कों के साथ साथ तांबे की छोटी मुद्रा भी चलाई, जिन पर राजा का नाम और वर्ष अंकित होता था। ये सिक्के आज भी पुरातत्विक उत्खननों में मिलते हैं और शासनकाल का साक्ष्य देते हैं। यात्रियों और परदेशी इतिहासकारों के लिखित विवरणों में चौहान प्रदेश के शहरों और किलों का उल्लेख मिलता है। उनकी यात्रा वृतांतों से हम ये समझ पाते हैं कि चौहान राज्य शिल्पकारी, कृषि उत्पादनों और व्यापारिक मार्गों के लिए जाना जाता था। जितने विजयों व पराजयों का लेखा जोखा है, उससे ज्ञात होता है कि चौहानों ने क्षेत्रीय श्रेष्ठता बनाए रखी, परंतु बड़े बाहरी आक्रमणों के समक्ष उनकी सीमाएं भी परख ली गई। उनकी उपाधियां और शाही प्रतीक सत्ता के वैभव की निशानी रहे, लेकिन साम्राज्य का पतन अंततः आंतरिक दुर्बलताओं और बाह्य आक्रमणों का सम्मिलित फल था। कुछ राजाओं के ओवस्टेचुर में आए संघर्ष और उत्तराधिकार विवादों ने सामूहिक शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। चौहान वंश की देन भारत को केवल सैन्य नहीं बल्कि प्रशासनिक रीति नीति, किलेबंदी की तकनीक, स्थानीय न्यायिक परंपराएं, कृषि सुधार और सांस्कृतिक वैभव भी रही। उनके साम्राज्य ने पड़ोसी प्रदेशों में वास्तुकला और सामाजिक रीति रिवाजों को प्रभावित किया। इतिहास की गहराइयों में उतरते हुए जब हम व्यक्तिगत शासकों के योगदानों को देखेंगे, तो पाएंगे कि कुछ राजाओं ने विशेषकर किले बनवाकर और जल निकायों की व्यवस्था करके स्थानीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया। अन्यों ने साहित्य रक्षा पर जोर दिया। कुछ चौहान राजाओं ने घुड़सवार सेना के साथ पड़ोसी प्रदेशों में विजय प्राप्त की और उनकी नीति रही कि विजय के बाद वे सांस्कृतिक सहिष्णुता से शासन करें। इसने स्थानीय क्षेत्रों में शांति और व्यापार को बढ़ावा दिया। वैवाहिक नीतियों ने भी शासन स्थिरता में योगदान दिया। जब किसी राजा ने अपने पुत्री या पुत्र की शादी स्थानीय प्रभु या मध्यम शक्ति से कराई, तो इससे सीमांत संघर्ष कम हुए और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। कुल मिलाकर चौहान राजवंश का कालखंड विविधता और समेकन का काल रहा, जहां एक ओर युद्ध और राजनीति की चुनौतियां थी, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक उन्नति और आर्थिक समृद्धि भी दिखी। उनकी मुद्राएं, स्थापत्य, साहित्य और कूटनीति की दास्तानें आज के इतिहासकारों के लिए समृद्ध सामग्री हैं, जो हमें मध्यकालीन भारत के उस विस्तृत परिदृश्य की झलक देती हैं जिसमें चौहान वंश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौहान वंश की शुरुआती पीढ़ियां और उनके संघर्ष। चौहान वंश की आरंभिक यात्रा जब हम खोजते हैं तो इतिहास की परतें हमें धीरे धीरे पीछे खींच ले जाती हैं। जहां कालखंड धुंधला है, पर लोकगाथाएं और शिलालेख कुछ प्रकाश डालते हैं। पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि चौहान राजपूत सूर्यवंशी क्षत्रिय परंपरा से जुड़े और उन्होंने अपनी सत्ता का विस्तार पश्चिम भारत की धरती पर किया। शुरुआती काल में इनका आधार अरावली पर्वत श्रृंखला और उसके आसपास के मैदानों में था, जहां रेगिस्तान और उपजाऊ भूमि का संगम मिलता था। यही भूभाग उन्हें किले बनाने, गांवों पर अधिकार जमाने और धीरे धीरे एक स्थायी शक्ति बनने की जमीन देता गया। सबसे प्राचीन उल्लेख हमें पृथ्वीराज रासो और कुछ अन्य लोक ग्रंथों में मिलता है, जहां चौहान वंश का उद्भव अजमेर और सांभर झील के इर्द गिर्द बताया गया है। इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में चौहान नाम से जानी जाने वाली शाखा धीरे धीरे एक संगठित राज्य में बदलने लगी। इनके प्रारंभिक प्रमुख शासकों में वासुदेव का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्हें चौहान वंश का संस्थापक माना गया। लोककथा कहती है कि वासुदेव ने सांभर झील के किनारे अपनी पहली राजधानी बसाई और वहां से छोटे छोटे क्षेत्रों पर शासन आरंभ किया। सांभर झील न केवल नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी थी। नमक का व्यापार चौहानों को आर्थिक मजबूती देता गया और इसने वासुदेव की सत्ता को स्थिरता प्रदान की। वासुदेव के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों ने सांभर और आसपास के किलों को सुदृढ़ करने का काम किया। इस काल में उन्होंने कई छोटे छोटे पड़ोसी प्रमुखों से संघर्ष किया और उन्हें अपने अधीन किया।
व्यापार मार्गों पर चौहानों का नियंत्रण बढ़ने लगा। अरावली से होकर गुजरने वाले मार्ग उत्तर भारत और गुजरात के बीच जोड़ का काम करते थे। इन मार्गों से कपड़ा, मसाले, घोड़े और धातुएं आती जाती थी। इन व्यापारिक रास्तों पर चौहानों का प्रभुत्व उन्हें निरंतर संपन्न बनाता रहा। इसी समय तक चौहान शासकों ने अपने शासन को व्यवस्थित करने के लिए किलों और दुर्गों का निर्माण आरंभ किया। छोटे छोटे दुर्ग न केवल रक्षा के लिए बल्कि राजस्व संग्रह और प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी प्रयुक्त होने लगे। ग्रामीणों से कर वसूलने, व्यापारियों से शुल्क लेने और सैनिक बल संगठित करने की प्रक्रिया यहीं से विकसित हुई। शिल्पकला के अवशेष और स्थानीय परंपराएं बताती हैं कि प्रारंभिक चौहान शासकों ने शिव मंदिरों और विष्णु मंदिरों का निर्माण करवाया, जिससे जनता में धार्मिक एकता बनी और शासक को धर्मपालक के रूप में स्वीकार किया गया। राजनीतिक दृष्टि से चौहान शासक इस काल में केवल छोटे सामंत माने जाते थे, परंतु धीरे धीरे उनकी शक्ति बढ़ने लगी। 11वीं शताब्दी के आसपास तक आते आते चौहान वंश इतना सुदृढ़ हो गया कि उसने अपने स्वतंत्र साम्राज्य की नींव रखी। अजयराज प्रथम नामक शासक ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की और वहां अपनी राजधानी बनाई। अजमेर का भूगोल सामरिक दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त था। यह अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित था, जहां से आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण करना सरल था। अजमेर नगर आगे चलकर चौहान वंश का प्रमुख केंद्र बना और यहीं से वंश का विस्तार उत्तरी भारत में हुआ। अजयराज ने न केवल राजधानी बसाई बल्कि व्यापारियों को बसाकर नगर की अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया। उसने मंदिर और तालाब बनवाए, जिससे जनता के बीच उसकी लोकप्रियता बढ़ी। स्थानीय किंवदंतियों में अजयराज के समय को समृद्धि और स्थिरता का युग बताया गया है। इस काल में चौहान शासकों ने कई उपाधियां धारण की, जैसे महाराजाधिराज और परमेश्वर, जो उनकी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा थी। सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह काल महत्वपूर्ण था। चौहान दरबारों में संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं के कवियों को संरक्षण मिला। शिलालेखों से पता चलता है कि दरबार में पुरोहित, ज्योतिषी और कवि उपस्थित रहते थे। लोककला में भी चौहान शासकों ने सहयोग दिया। मंदिरों के गर्भगृहों में शिल्पकला की जटिल आकृतियां और दीवारों पर उकेरी गई चित्रकृतियां इस काल की गवाही देती है। परंतु चौहान वंश के इस शुरुआती विस्तार को चुनौतियां भी मिली। पश्चिम में चालुक्य और दक्षिण पश्चिम में परमार शासक लगातार अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। कभी कभी चौहानों और चालुक्यों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती, जिसमें कभी चौहान पीछे हटते तो कभी समझौता करते। परमारों से भी सीमा संघर्ष हुए। इन संघर्षों ने चौहानों को सैन्य दृष्टि से और अधिक संगठित होने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे चौहान शासकों ने घुड़सवार सेना को प्राथमिकता दी और किलों की रक्षा के लिए मजबूत प्रहरियों को नियुक्त किया। वैवाहिक संबंधों का प्रयोग भी इस समय चौहान राजाओं ने किया। पड़ोसी राजपरिवारों से वैवाहिक गठबंधन करके उन्होंने अपने राजनीतिक आधार को मजबूत किया। इस प्रकार एक ओर जहां युद्धों से शक्ति बढ़ी, वहीं विवाह और संधियों ने स्थिरता प्रदान की। मुद्राओं की दृष्टि से इस काल के चौहान शासकों ने मुख्यतः तांबे और चांदी की मुद्राएं चलाई। इन मुद्राओं पर शासक का नाम और कभी कभी देवी देवताओं के प्रतीक उकेरे जाते थे। मुद्राएं न केवल आर्थिक लेन देन का साधन थी, बल्कि वे राजनीतिक अधिकार और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक थी। ये दौर चौहान वंश की स्थिरता और विस्तार की नींव रखने वाला साबित हुआ। अजमेर की स्थापना के बाद चौहान साम्राज्य ने एक संगठित रूप लेना शुरू किया और उनके उत्तराधिकारी आने वाली पीढ़ियों में उत्तरी भारत की राजनीति के महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरे। वासुदेव से लेकर अजयराज तक की यह यात्रा चौहान वंश को छोटे सामंतों से एक स्वतंत्र शक्ति में बदलने की कथा है। ये वह समय था जब चौहान वंश की पहचान केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक उभरते साम्राज्य की छवि बनाने लगी। और इस तरह चौहान वंश की शुरुआती पीढ़ियां एक ऐसे युग की नींव रख गईं जहां आगे चलकर पृथ्वीराज जैसे महान नरेश का उदय होना था। प्रारंभिक संघर्षों, राजधानी की स्थापना, व्यापार और संस्कृति के संरक्षण ने वंश को भविष्य की चुनौतियों और उपलब्धियों के लिए तैयार कर दिया। अजयराज के उत्तराधिकारी और चौहान साम्राज्य का विस्तार। अजयराज प्रथम के द्वारा बसाई गई राजधानी अजमेर केवल एक नगर नहीं थी, वह चौहान वंश के लिए नई पहचान और शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। अजमेर की पहाड़ियों में बसा हुआ यह नगर जैसे जैसे संगठित हुआ, वैसे वैसे चौहानों की प्रतिष्ठा बढ़ती गई।
अजयराज के उत्तराधिकारी जब राज सिंहासन पर बैठे तो उनके सामने चुनौती थी कि कैसे इस नवोदित साम्राज्य को स्थिर रखा जाए और आसपास के प्रतिद्वंद्वियों से जूझते हुए उसे और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। अजयराज के पश्चात उनके पुत्र अर्णोराज ने गद्दी संभाली। अर्णोराज चौहान वंश का वह शासक था जिसने अपने साहस और वीरता से अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। अर्णोराज का शासनकाल लगभग 1133 से 1150 ईस्वी तक माना जाता है। उन्होंने अजमेर को अपना प्रमुख केंद्र बनाए रखा और वहीं से शासन किया। अर्णोराज का काल संघर्षों और युद्धों से भरा हुआ था क्योंकि इस समय चौहान वंश को कई मोर्चों पर खुद को साबित करना था। अर्णोराज ने मालवा के परमार शासकों से कई बार युद्ध किया। परमार उस समय मध्य भारत के शक्तिशाली शासक थे और चौहानों के लिए वे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बने हुए थे। इन युद्धों में कभी चौहान विजयी हुए तो कभी परमारों का पलड़ा भारी पड़ा, लेकिन इन संघर्षों ने चौहान सेना को युद्ध कला में निपुण बना दिया और अर्णोराज की वीरता की गाथाएं लोकगीतों में गाई जाने लगी। अर्णोराज का एक और बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने अपने शासनकाल में सांभर झील और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों को संगठित किया। उन्होंने व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की और नगरों में बाजारों का निर्माण कराया। नमक, धातु और अनाज का व्यापार उनके शासनकाल में काफी बढ़ा। आर्थिक दृष्टि से उनका शासनकाल समृद्ध रहा और यहीं से चौहान वंश की आर्थिक नींव और मजबूत हुई। सांस्कृतिक दृष्टि से अर्णोराज ने भी मंदिरों और तालाबों का निर्माण करवाया। अजमेर के निकट स्थित अनासागर तालाब का निर्माण उन्हीं के आदेश से हुआ था। इस तालाब ने न केवल नगरवासियों को जल उपलब्ध कराया बल्कि व्यापारियों और यात्रियों के लिए भी सुविधा प्रदान की। तालाब के किनारे बने बगीचे और मंदिर आज भी अर्णोराज की सांस्कृतिक दृष्टि का प्रमाण है। अर्णोराज के काल में चौहान वंश ने वैवाहिक संबंधों का भी उपयोग किया। उन्होंने अपने पुत्र सोमेश्वर का विवाह चालुक्य वंश की कन्या से किया। इस विवाह से दोनों वंशों में मित्रता स्थापित हुई और चौहान साम्राज्य को दक्षिणी राज्यों से सांस्कृतिक व राजनीतिक संपर्क प्राप्त हुआ। अर्णोराज के पश्चात उनके पुत्र सोमेश्वर ने गद्दी संभाली। सोमेश्वर का शासनकाल 1150 से 1177 ईस्वी तक माना जाता है। सोमेश्वर भी वीर और कुशल शासक थे। उन्होंने अजमेर और दिल्ली दोनों पर शासन किया। सोमेश्वर ने दिल्ली को भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया और वहां अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस प्रकार चौहान साम्राज्य धीरे धीरे उत्तर भारत की राजनीति में प्रमुख स्थान लेने लगा। सोमेश्वर का एक बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने अजमेर और दिल्ली दोनों को सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उनके दरबार में कवियों और विद्वानों को संरक्षण मिला। संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में साहित्य की रचना हुई। सोमेश्वर स्वयं भी साहित्य प्रेमी थे और उन्होंने विद्वानों को सम्मान दिया। उनके शासनकाल में अजमेर का सांस्कृतिक उत्कर्ष हुआ। सोमेश्वर के काल में भी युद्धों की कमी नहीं रही। उन्हें गढ़वाल, गढ़वाल और अन्य उत्तर भारतीय शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा, लेकिन सोमेश्वर ने अपनी सैन्य क्षमता से अधिकांश युद्धों में विजय प्राप्त की और चौहान साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। सोमेश्वर ने प्रशासन को भी व्यवस्थित किया। उन्होंने भूमि पर कर व्यवस्था को सुदृढ़ किया और राजस्व संग्रह की नई पद्धतियां अपनाई। नगरों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सिंचाई के साधन विकसित किए गए। मुद्राओं की दृष्टि से सोमेश्वर ने भी चांदी और तांबे की मुद्राएं चलवाई। इन मुद्राओं पर उनके नाम और उपाधियां अंकित होती थी। यह न केवल आर्थिक लेन देन के लिए बल्कि राजनीतिक वैधता के लिए भी आवश्यक था। सोमेश्वर के काल में विदेशी यात्रियों ने भी भारत की यात्रा की। अरब और फारस के कुछ यात्री इस समय भारत पहुंचे और उन्होंने अपने यात्रा वृतांतों में चौहान राज्य का उल्लेख किया। अजमेर और दिल्ली के बाजारों, मंदिरों और किलों का वर्णन इन यात्रियों ने अपने लेखों में किया। इससे पता चलता है कि चौहान साम्राज्य उस समय एक प्रमुख शक्ति के रूप में जाना जाता था। सोमेश्वर के पश्चात उनका पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय गद्दी पर बैठा। हालांकि उसका शासनकाल अल्पकालीन और अपेक्षाकृत कमजोर रहा। वह लगभग 1177 से 1179 तक ही शासन कर पाया। उसके समय में चौहान साम्राज्य को आंतरिक कलह और बाहरी दबाव दोनों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका महत्व इसलिए है क्योंकि उसके बाद ही चौहान वंश को एक महान शासक मिला, पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार अजयराज से लेकर अर्णोराज और सोमेश्वर तक की यह यात्रा चौहान वंश को एक क्षेत्रीय शक्ति से उत्तर भारत की प्रमुख सत्ता में बदलने वाली थी।
उनके संघर्ष, विजय, सांस्कृतिक संरक्षण और प्रशासनिक कुशलता ने आगे आने वाले महान युग के लिए आधार तैयार किया। अजमेर, सांभर और दिल्ली के त्रिकोण ने चौहान वंश को वह शक्ति दी जिसके बल पर उन्होंने पूरे उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित किया।